पिछले तमाम चीजें खुल के सामने नहीं आ रही कि ईडी और जो सीबीआई उसका डर है। अरे ईडी सीबीआई कोई हाथ तो डाल करके देखे, हम ईडी सीबीआई को घर छोड़ के आएंगे उसको। ईडी सीबीआई या उसके जो अपने लीडर है उनको भी हम उनके घर तक, उसको ये नहीं पता, मायावती को भी शायद ये नहीं पता कि भाई तेरे पीछे पूरा समाज है। कोई ईडी बिना बात के हाथ डाल के देखे ना, या कोई सीबीआई अपने कोई इस तरह का कोई कार्रवाई करके देखे ना, तो हम लोग चखा दे बजाय सरकार को सारा बता दे कि हम लोग क्या है कैसे नहीं। तो जाटव चमार है, मरी नहीं है। ये दलित पूरा मायावती के लिए जान छिड़कता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी और राजनीति बसपा की होगी। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा कभी इतने एक्टिव मोड में नहीं थी जितने इस बार है, लेकिन जो पूरा फोकस है बसपा का वो दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटों को लेकर है। उसने सबसे पहले ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी वोटों पर, वोट बैंक पर अपनी नज़र गड़ाई और फिर गुड्डू जमाली, इमरान मसूद जैसे मुस्लिम बड़े नेता को अपनी पार्टी में लाकर ये साफ कर दिया है कि इस बार बसपा जो है ब्राह्मण वोट बैंक को दरकिनार करते हुए दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटों पर नजर गड़ाई हुई है। क्या कहना चाहते हैं सर? हमारे साथ हैं जय भगवान जाटो, दलित नेता हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मायावती में जो क्वालिटी है वो इस देश के नेताओं में बिल्कुल नहीं है। जो मायावती में डिसीजन लेने की पावर है वो किसी नेता में नहीं है। सब लोग जो डिसीजन ले पाते हैं वो शक्ल देख करके डिसीजन लेते हैं। राजनीति में ये नहीं होता। राजनीति में होता है कि देश हित में क्या है, समाज हित में क्या है, गरीबों के हित में क्या है, किसानों के हित में क्या है, माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो और कोई भी जाति है, सभी का ध्यान रखते हुए डिसीजन लिया जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस देश में, यहाँ शक्ल देख करके डिसीजन लिया जाता है, यही गलत है। मायावती ने कुछ अपने आप को बदला है। ये बदले के जो संकेत आ रहे हैं इनसे साफ जाहिर हो रहा है कि मायावती 2024 का इलेक्शन सीरियसली लड़ना चाहती है। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि मायावती के अंदर उतने गुण हैं कि वो इस देश को यदि ठीक ढंग से कंट्रोल कर लिया तो वही इस देश को चला सकती है, बाकी किसी में नहीं है। उसको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जो उसको डरा के और जो लोगों ने इन्होंने उसके खिलाफ ये बना रखा है कि भाई मैं लालू प्रसाद की तरह से, लालू यादव की तरह से हम लोग इनको पानी पिला देंगे। लेकिन अब कहाँ डराया हुआ है? अब तो नगर निकाय चुनाव को भी इतने एक्टिव मोड में लड़ रही है। वो सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ इनको बीजेपी और आरएसएस उनको सिर्फ इतना रास्ता खोल रही है, इतना रास्ता खोल रही है कि जिससे कि वो इतने वोट काट ले कि वो कांग्रेस को या सपा को हरा दे। वो हराने के मूड में उनको लड़ाने का है। पर मायावती को ये समझ लेना चाहिए, उसको हराने वाली पार्टी नहीं, उसको जीतने वाली पार्टी बनना है। और जीतने के लिए सारा समाज उसके साथ खड़ा है। दलित समाज ही नहीं खड़ा, ओबीसी का समाज भी ये जानता है कि जो मायावती कर सकती है वो कोई नहीं कर सका। जो 5 साल की सरकार इंडिपेंडेंटली चला करके उन्होंने दिखा दी ताकत कि हम क्या कर सकता है, एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। अभी दूसरी बार ये योगी लड़ रहा है। पहली बार क्या किया इसने? योगी ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिया जो उल्लेखनीय हो, जो उत्तर प्रदेश के लिए दिखाई दे कि भाई ये काम किया है। मायावती ने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितना काम किया। वो कोई आदमी आज तक इतना काम अपने 5 साल के टेन्योर में नहीं कर सका। तो जो मायावती है उसमें गुण हैं। आपने कहा कि दलित वोट साथ है, मुस्लिम वोट साथ है और ओबीसी वोटों की बात की आपने, ओबीसी वोट बैंक की। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ओबीसी से, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और जो ओबीसी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, बीजेपी में हैं और उनके कोर वोटर भी बन चुके हैं अब। और सपा का तो ओबीसी वोट बैंक है ही। तो आपको लगता है कि ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वोट इधर आएगा, ट्रांसफर होगा? ओबीसी का उन्होंने देखा, जो अभी अखिलेश यादव ने चमत्कार दिखाया
दिखाना चाहा था वो नहीं दिखा पाया। अखिलेश यादव ने जो वोट लिया वो वोट तो उसका था, लेकिन वो अपने वोट को समेट नहीं पाया, उसको वो इकट्ठा नहीं कर पाया और वो अपने वोट को डलवा नहीं पाया। उसके पास, अखिलेश के पास कोई कैडर बेस पार्टी नहीं है। यूपी में उसकी पार्टी है, उसका वोट है, लेकिन वो कैडर बेस नहीं है। हमारा दलित समाज का आदमी मर जाएगा, कट जाएगा। यादव तो है ना कैडर बेस। यादव कैडर, तो यादव को कितनी पावर दी? बूथ के ऊपर कौन बैठते हैं? यादव बैठे थे क्या? यादव वो आदमी है, यादव वर्ग उसके साथ है, लेकिन यादव वो बूथ में बैठा था क्या? काउंटिंग में बैठा था क्या? वो यादव वोट उसकी रक्षा कर रहा था क्या बूथ की? वो ठीक है, वोट डलवा दिया, डाल दिया। सवाल उठा रहे थे। ये सवाल बहुत सारे हैं। ये जो बीजेपी जीती है उत्तर प्रदेश में, वो अपनी वोटों से नहीं जीती। ये तो गलत बात है ना। मैनपुरी जीत जाते हैं, खतौली जीत जाते हैं, तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। नहीं, वो उस समय ईवीएम नहीं लगती ना, आपको नहीं मालूम ना इस बात का। ईवीएम उस समय नहीं लगती, उस समय बैलेट से डलते हैं ज़्यादातर वोट। तो ईवीएम यदि लगी भी हो तो एक पर हेराफेरी करने के लिए ईवीएम में वो सब सिस्टम लागू नहीं किए जा सकते जो सारे कंबाइंड होकर के जब उनके ठेके दिए जाते हैं, कंबाइंड दिए जाता है, वो एक वोट एक चुनाव के लिए वो ठेके नहीं मिलते। तो उन्होंने वोट देखा अभी किस तरह, अब बैलेट पे वोट डलवा लीजिए, क्या दिक्कत क्या है? बीजेपी जब ये कहती है हम अपनी वोट से जीते हैं, जनता में चुन रही है, तो तकलीफ क्या है? क्यों नहीं वोट डलवाती बैलेट पे? ईवीएम से ही क्यों डलवाना चाहती है? वोटर लिस्ट में से नाम किस बात के लिए काटती है? वोटर लिस्ट में से जो हर बूथ के ऊपर 50, 100, 150 आदमी तक वोट के नाम कटवा दिए जाते हैं, वे कौन से वोट हैं? वो वोट अपोजिशन के होते हैं। बीजेपी के अपने वोट बराबर करने के लिए वो सब अपने रखते हैं, और ये इनके पास कैडर पार्टी नहीं है। ये गांव-गांव जाकर के उन आदमियों के वोट नहीं डलवा पाते। पहले तो उनको चाहिए कि वो वोटर लिस्ट ले करके अपने वोटरों को पक्का कर ले कि उसके वोटर लिस्ट में हैं भी कि नहीं। तो ऐसा उनके ना तो सपा के पास था, होना चाहिए था। यादव हैं, यादव को ही लगा दे, वो यादव ही जाग जाए। यादव जाग जाए तो उनको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वो देखे, उनके आदमियों के वोट तो नहीं कटे, दलितों के वोट तो नहीं कटे, जो है मुसलमान के वोट तो नहीं कटे। लेकिन आपने देखा होगा मुसलमानों के थोक में वोट काटे जाते हैं, दलितों के थोक में वोट काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? क्या जरूरत है? क्यों नहीं ये आदमी उस बात का ध्यान रखते कि भाई हमारा वोट ना कट पाए? क्यों नहीं घर घर जा कर के टैली करते लिस्ट को? यही तो है, बीजेपी के पास इतना बड़ा कैडर है, आरएसएस है, उसका हर गली मोहल्ले में हर जगह पे उसका आदमी बैठा है, और वो कौन वोट उसका है कौन नहीं उसको पता है। जो वोट उसके नहीं है बीजेपी के, वे लिस्ट में से कटवा देते हैं। और आपको शायद नहीं पता, आज की तारीख में जितने भी ड्यूटी पे आदमी लगाए जाते हैं, वोट डालने से लेके वोट बनाने से लेकर के वोट गिनती तक, सारे आरएसएस के आदमी होते हैं। वे छुपे हुए होते हैं, उनके कोई पट्टा नहीं बांध दिए जाते। वो सारे आदमी सवाल उठाने आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, किस बात का डर लगा? जो हो रहा है वो सबको सामने दिखाई दे रहा है। वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वोट चोरी होती है? वोट चोरी नहीं होती, लुटाई होती है वोटों की। यूपी में 95% लोग बीजेपी के खिलाफ थे। सब लोगों के इंटरव्यू और सब लोग के सोशल मीडिया ने एक एक के लिए जो चुनाव के लिए टीमें गई थी वो उन्होंने सबके इंटरव्यू लेकर के सब दिखाए, और हमने सबका देखा, सबका आपके सामने सब आया कि 5% भी आदमी बीजेपी को वोट देने वाले नहीं थे। कहीं भी, किसी भी गांव में, कहीं भी, सब जगह टीम, चाहे वो अंजुम गए हों, चाहे वो दूसरी पार्टियां गई हों, चाहे वो ये लल्लन टोपा लेकर, चाहे जितनी भी टीमें गई थी, सब लोगों के हमने वीडियो देखे। उन्होंने हर वीडियो डाला, गांव के सब आदमियों के उन्होंने इंटरव्यू लिए। उससे सबका पता लगता है कि बीजेपी का तो नाम लेने के लिए तैयार नहीं कोई, लेकिन वहाँ सारी वोटें जीतते हैं। कैसे? जब गांव के गांव में उनको 10 वोट नहीं है और फिर वो वोट सारी उन्हीं की आ रही है। कैसे आ रही है? ये सब धोखेबाजी है। ये सब मैनेज किया जाता है। वही टॉपिक पे बसपा के एक्शन मोड पर आते हैं फिर से।
मुस्लिम, चाहे मुस्लिम के छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, चाहे इमरान मसूद की बात कर लें, वो सपा में थे, कांग्रेस से सपा में गए थे, फिर उन्होंने बसपा में लाया, और उसके बाद गुड्डू जमाली हैं आजमगढ़ से, बड़ा चेहरा है, मुस्लिम बड़ा चेहरा है, उन्हें भी लाया, और ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उन्हें भी बसपा से, जितने छोटे बड़े नेता हैं सबको बसपा अपनी पार्टी में ला रही है। क्या लगता है वोट ट्रांसफर होगा, मुस्लिम जो है सपा को छोड़ेंगे? मुस्लिम तो बेचारा परेशान है, मुस्लिम की लीडरशिप भी परेशान है, वो जाए तो कहाँ जाए, किसको अपना माने। मायावती को इसलिए कहा ना, खुल करके कहे ना मायावती, लोग जुड़ना, जितना भी मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम लीडरशिप है, वो सारी मायावती के साथ जुड़ना चाहती है। मायावती खुल करके तो कहे, खुल के मैदान में आए कि स्तर पर लोगों को ला रही है अपनी पार्टी में, और कितना वो एक दो को नहीं, उनको अभी घर में बैठिए, जाके मीटिंग करनी चाहिए ना, नहीं मीटिंग उनके सम्मेलन करने चाहिए। लखनऊ में एक मीटिंग करने से नहीं होता, पूरा क्षेत्र घूमे, पूरा देश खाली पड़ा 2024 तक, जो अभी ये 1-1.25 साल बचा है, इस 1-1.25 साल के अंदर मायावती को पूरा देश घूम देना चाहिए। मायावती को लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि मायावती आए, क्योंकि मायावती का राज देखा है, यूपी में किस तरह से राज किया, और काम देखा है कि किस तरह काम होता है, और प्रशासन शासन पर कैसे पकड़ बनाई जाती है, वो सब लोगों ने देखा। अच्छा, आपने कहा कि मुस्लिम वो खुल के मायावती को बोलना चाहिए, कि खुल के बोलना चाहिए, हम मुस्लिम के, हम वो है, रहनुमा है, बिल्कुल रहनुमा है। लेकिन 2017 के चुनाव में उन्होंने 99 सीटें दी, 2022 के चुनाव में मुस्लिम को 66 सीटें दी, सफलता कहाँ मिली? अरे उनको वोटे, उससे क्या होता है, चुनाव के टिकट तो दे दिए, बात करे नहीं, घूमे नहीं, बताए नहीं, और उनको खुल करके सपोर्ट करे नहीं। नेता सब खड़े हैं, बुला रहे हैं, भाई मेरे क्षेत्र में आइए, कहीं जाए नहीं, तो 99 वोट क्या, उनको 250 वोट वो दे दो टिकटें, उससे क्या होता है। अरे आप काम करिए, खुल कर बोलिए कि मैं मुसलमान के साथ खड़ी हूँ, मेरी जान हाजिर है मुसलमान के लिए, मुसलमान के ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगी, बोलना चाहिए ना, क्या दिक्कत क्या है। इसलिए जो भी आपको नहीं लगता मायावती को भी सर बहुजन यात्रा करनी चाहिए, पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर मणिपुर? अरे मायावती का समाज इतना तकड़ा है, इतना मजबूत है, यात्रा करने की जरूरत ही नहीं है। मायावती खुद घूम जाए ना, अरे कार से घूम जाए, हवाई जहाज से घूम जाए, हेलीकॉप्टर से घूम जाए, कैसे भी घूम जाए, लोगों में जा कर के ये बताए ना, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ हूँ, जनता को इतना बताए। हमारे लोग तो इसी पे विश्वास कर करके वोट देने के लिए तैयार है। पूरे देश में उनकी वोट की इतनी तादाद बढ़ रही थी, इतनी स्पीड से जारी थी, तो घर में बैठ के ही तो अपने आप ही तो बर्बाद किया। यदि वो समाज के साथ मिलती, तो उनका दोस्ताना ताल्लुकात रखती, आती जाती। अब सबसे बड़ी तो मायावती कम ही रैलियां करती है ना, शुरू से उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी रही है। अरे पर तब हमारा समाज बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ था ना, 100% जुड़ा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब देखा मायावती ना किसको मिलती है, ना मरने में, ना गिरने में, ना शादी में, घर पर जाए कोई बात नहीं करे, एक अफवाह फैली कि वो जो भी 2 लाख की 4 लाख की थैली लेकर के जाएगा उसी को मिलेगी, तो वो बात अफवाह ऐसी फैली। विरोधी तो करते ही है ना, वो तो बदनाम करते हैं सामने वाली, चाहे कोई भी पार्टी। तो वो बिना पैसे के मिल जाती है ना, बैठ जाए ना आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए घर से निकल करके बाहर अपना बैठ जाए कुर्सी लगा करके, जो भी समाज का लोग आए जाए, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको मिले। अच्छा, तो मिले क्यों नहीं, अपनापन तो आता है आदमी में, आप ये क्यों नहीं जानते, इससे अपनापन आता है। जब अपनापन आएगा तो लोग उसके लिए जान भी देगा। सर बहुजन समाज में ये भी अफवाह फैल रही है कि बहन जी इसलिए तमाम चीजें खुल के सामने नहीं आ रही कि ईडी और जो सीबीआई उसका डर है। अरे ईडी सीबीआई कोई हाथ तो डाल करके देखे, हम ईडी सीबीआई को घर छोड़ आएंगे, उसको ईडी सीबीआई या उसके जो अपने लीडर है उनको भी हम उनके घर तक छोड़ आएंगे। अभी उसको ये नहीं पता, मायावती को भी शायद ये नहीं पता कि भाई तेरे पीछे पूरा समाज है। कोई ईडी बिना बात के हाथ डाल के देखे ना, या कोई सीबीआई अपना कोई इस तरह का कोई कार्रवाई करके देखे ना, तो हम लोग चखा दे मजा इस सरकार को, सारा बता दे कि हम लोग क्या हैं कैसे। ये जाति जो जाटव चमार है मरी नहीं है, ये दलित पूरा मायावती के लिए जान छिड़कता है। लेकिन ये मायावती ने जो पीठ दिखाई है उससे हमें दर्द है। मायावती खुल कर के कहे, जिस दिन उसके ऊपर कोई हाथ डालेगा ईडी और वगैरह का, अभी इतना दिन समय निकल गया, अब कब तक डर के घर पे बैठी रहेगी।
तो बाहर आना चाहिए, बोलना चाहिए। एक्शन मोड में अब तो आ गए हैं। एक्शन मोड में आए तो अभी तो वहाँ घर पर पहले लोगों से मिलना शुरू करे। मान लिया आम जनता के लिए ना मिले, लेकिन जो समाज के दिग्गज हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अच्छे लोग हैं, उनको तो मिले। अच्छा, एक संकेत मिल रहा है बसपा को लेकर। दरअसल जौनपुर से सांसद हैं एक तो जो श्याम सिंह यादव, वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और वो कई बार कह चुके हैं कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि होना चाहिए? मैं कहता हूं, जो मैंने उस दिन कहा था आज फिर कह रहा हूं, यदि बसपा सापा के साथ, अखिलेश के साथ समझौता कर ले, कांग्रेस जैसे जो तोड़ा था उसके साथ समझौता कर ले, तो नेचुरली सब लोग, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस भी हो, और कांग्रेस भी तुरंत तैयार हो जाएगी, क्योंकि यूपी कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी बिहार भी कंट्रोल हो जाएगा, राजस्थान भी कंट्रोल हो जाएगा, सारी स्टेटें कंट्रोल हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, जो मैंने फार्मूला दिया आज आपके द्वारा भी देना चाह रहा हूं, इन लोगों को 5 मुख्य आदमी चुनने चाहिए जो इनके आपस के झगड़ों का समझौता कराते चले। 5 आदमी उठा करके वो सीटों का बंटवारा उनके हाथ में दे दो, और इनको एक बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट सामने उतार दो। आप देखिए क्या होता है। और मशीन की बजाय ये लोग वोट का डालने का, यदि मशीन का जो लोग वोट डालना चाहे, मशीन बहुत बढ़िया है तो बीजेपी कहे ठीक है बढ़िया है, हम भी कहते चलो बढ़िया है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनको बैलेट दे दो, क्या दिक्कत है? अरे उसमें यदि बैलेट और दोनों सिस्टम कर दिए जाए तो जो लोग बैलेट पे डालना चाहे बैलेट पे डाल दे, जो लोग मशीन पे डालना, क्या दिक्कत है? बिहार चुनाव में जब रिजल्ट आया था तो तेजस्वी यादव यही कह रहे थे कि बैलेट का जो जितने वोट पड़े हमें वो गिना ही नहीं गया बैलेट पेपर। हाँ, तो ये बेईमानी तो होती है भाई, ये तो सारा मैनेज हो रहा है। आप लोग नहीं समझते, आप पत्रकारिता करते हैं, आप लोग को ये नहीं पता कि सारा चुनाव मैनेज किया जाता है। बीजेपी और आरएसएस की इतनी पकड़ है, उनके लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि हमें किसी भी हालत में सत्ता नहीं जाने देनी, और वो सत्ता को नहीं जाने देंगे, वो हर कीमत पर अपने पास रखेंगे, चाहे जो भी हो। हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी जो है मेहनत करती है ग्राउंड लेवल पर। क्या मेहनत करती है? कौन है उनके पास मेहनत करने वाला? ये आरएसएस यही तो करते हैं ना। इसमें लोगों को लालच दे के, पैसे दे के, किसी तरह से भी बोल्ड करके ये अपने चक्कर में फंसा रखा है। और हमारे लोग गरीब लोग हैं जिनको रोटी खाने को नहीं, उनको क्या करें? वो अब उनको कह दिया कि तुम्हें अनाज फिर 1 साल तक मिलेगा, और फिर उसको 6 महीने और बढ़ा देंगे। लोकसभा का जब तक चुनाव होगा ये राशन तो गरीबों को अनाज देना फिर गलत बात है? गलत बात नहीं है, उनको दे, पर लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कमाई का कोई साधन नहीं, रोटी कहाँ से खाए? यदि गवर्नमेंट की तरह, तो ये उनको तनख्वाह रोजगार दे देना, फ्री का अनाज देने की बजाय उनको रोजगार देना। उतने पैसे का यदि उनको रोजगार गारंटी हो जाए तो वो रोजगार, वो काम करेंगे, वो लोग कमा के खाएंगे। ये लोग फिर कम से कम ये नहीं कहेंगे ना हमने तुम्हें नमक दिया। अब इनसे पूछो कि तेल दे रहे, तुम उसको गेहूं दे रहे, चावल दे रहे, उसके साथ नमक भी दे रहे कि हमारा नमक खाओ। नमक हराम करना, हलाल करना, वो हराम नहीं जाना चाहिए, वो हलाल करने के लिए नमक खिला रहे। आप नहीं समझते कि ये नमक का क्या तुक था कि भाई 2 किलो नमक दिया। नमक भी क्या था, उसमें पत्थर निकल रहे, पत्थरों वाला निकल पानी में डाला, पानी में डाल के देखा तो ऊपर का नमक घुल गया, नीचे पत्थर पत्थर बच के बारीक बारीक बदरपुर की तरह से सारा। अच्छा, देश की राजनीति पे गहरी नजर रखते हैं आप, क्या लगता है कि 2024 में क्या होने वाला है? विपक्ष एकजुट होगा, बीजेपी से मुकाबला होगा, सीधा एनडीए से मुकाबला होगा, या फिर? अरे मैंने तो पहले बताया था 2024 का चुनाव मुझे तो संशय है। चुनाव कुछ नहीं होना 2024 में, गदर होना है। क्योंकि ये लोग या तो चाइना से पंगा कर लेंगे या ये पाकिस्तान से पंगा करके झगड़ा करके ये गदर बचवा देंगे। ये नहीं बचाएंगे तो ये नए जो संविधान लाने की योजना इनकी है, ये नया संविधान लाने वाले, इससे गदर हो जाएगा, गदर होगा। आप लोगों को भड़का रहे हैं कि मैं भड़काने, संविधान नया लाने वाले नहीं, उसमें संविधान के लिए सब तैयारी हो गई है। नया संविधान लाएंगे और गेरुए कपड़े का जो है ये झंडा बदलेंगे और हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे। ये सब बातें उठपटांगी जितनी है जिससे देश में गदर वो होगा। और ये उसी बीच में
मिलिट्री को कहेंगे आ जाओ भाई तुम इनको कंट्रोल करो, समाज को तोड़ रहे हैं ये कहकर। ये तोड़ नहीं रहे, बर्बाद कर देंगे समाज को। आप देखना 2024 तक चला जाए तो, और 2024 निकल भी गया तो भी ये समाज, ये देश बर्बाद होगा। ये देश हमारा आज़ाद नहीं रह सकता। ये जो मनोवर्ती पाल रखे हैं इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोग हैं ये ब्राह्मणवादी लोग मुट्ठी भर हैं जिन्होंने इस देश को चाहा है कि भाई इस देश को अब बर्बाद करके छोड़े। उनका क्या, वे तो भाग के आए थे बाहर से, यूरेशिया से या किस कंट्री, वे भाग के फिर बाहर चले जाएंगे और निकल के 8 लाख आदमी जा चुके देश छोड़ के। ये कटिंग है मेरे पास, ये देख लो, ये सारा अखबार में दिया है। हर साल कितने लोग छोड़ करके जा रहे हैं, लाखों लाख लोग हर साल छोड़ रहे हैं। 8 लाख जो आदमी इस देश के पूंजीपति थे, अच्छे लोग थे, बिजनेस कारखाने चला रहे थे, वे 8 लोग चले गए। उनको मालूम पड़ गया कि गदर होने वाला है, यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं।